गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको पता है, फिर से सरकार के आदेशानुसार कुछ दिन के लिए स्कूल बंद करने हैं पड़े हैं। तो हम दोबारा से अपने उसी वे पे आते हैं जिस वे से हम पहले पढ़ाई करते थे। आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा था, ये 7th लेसन चल रहा था विजयनगर की, विजयनगर के बारे में। और ये विजयनगर एक साम्राज्य की राजधानी जो है विजयनगर, उसके बारे में हमने 6th क्वेश्चन कर लिए थे। 7th क्वेश्चन पे थे हम। इसको आज हम करेंगे। इसमें पूछा गया है, विरूपाक्ष मंदिर के सभागारों का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए होता है? मंदिर परिसर में बनी रथ गलियों की क्या विशेषताएं थी? सभागार। सभागार क्या होता है? जहां पर सभा की जाती थी राजाओं के द्वारा। मंदिर के सभागारों का प्रयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए होता है। कुछ सभागारों में तो देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए रखी जाती हैं। लेकिन कई क्या होते हैं, सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह उत्सव का आनंद लेने के लिए, वहाँ अनुष्ठान करने के लिए, कुछ अन्य देव देवताओं को वहाँ झूला झुलाया जाता है। और इन अवसरों पर विशेष मूर्तियों का प्रयोग होता है जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भी अलग होती हैं। रथ गलियां क्या होती हैं? मंदिर परिसरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी रथ गलियां, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती थी और उन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। और इन दोनों और स्तंभ वाले मंडप थे, इनके दोनों और स्तंभ थे जो ये रथ गलियां थी इनके। और जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें सजाया करते थे, क्योंकि वहाँ जो अनुष्ठान वगैरह होते थे तो उनमें काफ़ी चीज़ें उनकी बिकती थी, इसलिए जो व्यापारी थे वहाँ अपनी दुकानें सजाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विजयनगर के शासकों ने विरूपाक्ष मंदिर में नवीनता से नई परंपराओं को विकसित किया, स्पष्ट कीजिए। विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग गए। अभिलेखों से पता चला कि यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी का था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसका बहुत ही अधिक विस्तार किया गया। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया और इसे सुंदर नक्काशी वाले स्तंभों से सजाया। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है और इसका अर्थ है कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर में एक छोटे से बाग तक ही सीमित रह गया था। मंदिर में सभागार बनाए गए, इनका प्रयोग विभिन्न अलग अलग कार्यों के लिए किया गया। सभागारों में देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य, नाटक आदि इस प्रकार के कार्यक्रम होते थे। और देवी देवताओं के विवाह का भी आनंद यहाँ मनाया जाता था। और कुछ देवी देवताओं को यहाँ झूला झुलाया जाता था। और अन्य अवसरों पर विशेष मूर्तियों का प्रयोग होता था जो केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से अलग होती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषताएं, विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी। इस कथन का साक्ष्यों के आधार पर औचित्य निर्धारित कीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृष्णदेव राय के शासन की मुख्य विशेषता उसका विस्तार और मजबूती थी। 1512 ईस्वी तक उसने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। और उसके पश्चात उसने उड़ीसा के शासकों का दमन किया और 1520 में उसने बीजापुर के सुल्तान को भी बुरी तरह से पराजित कर दिया। इस प्रकार सैनिक सफलताओं के बीच भी राज्य में अत्यधिक शांति और समृद्धि बनी रही, क्योंकि उनके राज्य का विस्तार होता रहा। कृष्णदेव राय को कुछ शानदार मंदिरों का निर्माण तथा कई अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों में भव्य गोपुरमों के निर्माण का श्रेय भी प्राप्त है। कहा जाता है कि उन्होंने कई मंदिर भी बनवाए थे, मंदिरों में भव्य गोपुरम भी बनवाए थे। और अपनी माँ के नाम पर उन्होंने विजयनगर के पास ही एक नगरपुरम नामक उपनगर था, वो भी बसाया। और उनकी मृत्यु के बाद 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव आने लगा। विजयनगर के संदर्भ में जो भवन सुरक्षित रह गए थे, वे हमें उन तरीकों, स्थान, व्यवस्थापना और उनके प्रयोग के बारे में क्या बताते हैं? मानिए कि विजयनगर जब समाप्त हो गया था, उस जो खत्म हो गया था वहाँ से, तो कुछ जो मकान हैं वो रह गए थे। जो भवन है उनकी जो स्थापत्य कला है उसके बारे में हमें कैसे क्या पता चलता है उनसे? विजयनगर के जो सुरक्षित भवन हैं हमें उन तरीकों के विषय में वो बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया था, बनाया गया था। और कौन से तरीके प्रयोग में लाए गए थे ये पता चलता है हमें। ये भी पता चलता है कि उनका निर्माण किन वस्तुओं और तकनीकों से किया गया था और किस प्रकार किया गया था। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के बारे में हम उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं कि कैसे
जो शहर होता था उसकी किलेबंदी की जाती थी, और किलेबंदी करके चारदीवारी के चारों तरफ खाई खोद दी जाती थी ताकि कोई एकदम से आक्रमण ना कर सके बाहर से। यदि हम उनकी तुलना अन्य स्थान के जो भवन हैं उनसे करें तो हमें विचारों के प्रसार और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी वो बताते हैं, और उनके विचारों को व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनाने वाले या प्रश्रयदाता व्यक्त करना चाहते थे। क्योंकि जिस प्रकार हम उन भवनों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो जो चीज़ें उनमें बनाई गई हैं वो किस लिए यूज होती हैं और उनके विचार क्या थे जिन्होंने वो भवन बनाए। वे प्राय ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम होते हैं। हमें ये तभी समझ सकते हैं जब हम उनके संबंध में जो अन्य स्रोत हैं, साहित्य हैं, अभिलेख हैं, लोक प्रचलित जो परंपराएं हैं, उनसे जो जानकारी है उसको इकट्ठा करके हम इसके बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नायक तथा अमर नायक कौन थे? नायक और अमर नायक विजयनगर राज्य के क्रमशः सेना प्रमुख और सैनिक कमांडर थे। नायक और अमर नायक, उनकी भूमिका क्या थी? नायक जो थे, नायक प्राय किलों पर नियंत्रण रखते थे। उनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। वे स्थान स्थान पर घूमते रहते और कभी कभी उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। ये प्राय तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों के विजयनगर के शासकों की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था, परंतु वे प्राय विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई द्वारा ही दबाया जाता था। नायक क्या होते थे? दोबारा से समझाती हूँ। एक किलों पर नियंत्रण रखते थे, उनके पास कुछ सशस्त्र सैनिक भी होते थे, वे स्थान स्थान पर घूमते रहते थे, कई बार तो उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे घूमने में, और वे तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई बार वो विद्रोही हो जाते थे लेकिन सैनिकों के कारण विद्रोह को दबा दिया जाता था। अमर नायक, अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे। उन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे कि भाई ये कमांडर का क्षेत्र है, ये उसका है, ये उसका, इस प्रकार अक्षेत्र बांट दिए जाते थे। वे किसानों से, शिल्पियों से और व्यापारियों से कर लेते थे तथा भू राजस्व कर भी लेते थे और अन्य कर भी लेते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग और घोड़ों, यानी कि जो उनका खुद का खर्चा होता था, उनके घोड़ों का खर्चा, उनके हाथियों का जो खर्चा होता था, उसके रख रखाव के लिए कुछ जो कर वसूलते थे उनमें से कुछ हिस्सा तो अपने पास रख लेते थे और बाकी का राजकोष में जमा करवा देते थे। और उनके दल आवश्यकता के समय विजयनगर के शासकों को भी एक प्रभावी सैनिक सहायता प्रदान करते थे, क्योंकि राजा की अपनी सेना तो होती नहीं थी उस समय। वो क्या थे, जो अलग अलग प्रांत में सैनिक कमांडर बना रखे थे, ये अमर नायक जो होते थे, उन्हीं की सेना के साथ राजा अपना जो बाहर से किसी पर आक्रमण करना होता तो उनकी सेना की सहायता लेता था। इन्हीं की सहायता से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में कर लिया था। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रख रखाव के लिए भी खर्च किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुर्तगाली यात्री बरबोसा द्वारा विजयनगर शासन के शहरी केंद्र में देखे गए किन्हीं चार पहलुओं पर प्रकाश डालिए। पहला तो था कि शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना मुसलमानों का मोहल्ला था और वो धनी व्यापारी होते थे। जो शहरी केंद्र था उसमें आम लोग आवास छप्पर के थे उनके, परंतु वो छप्पर जो होते थे वो मजबूत होते थे। व्यापार के आधार पर शहरीकरण खुले स्थानों वाली कई लंबी गलियों में बटा हुआ था। पूरे अक्षेत्र में कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और मंदिरों के जलाशय पानी के अच्छा स्रोत माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर राज्य के पतन के कारण बताओ। पहला तो था कि इस राज्य की सारी शक्ति राजा के हाथ में होती थी, शासन में प्रजा का कोई योगदान नहीं था, इसलिए संकट के समय प्रजा ने अपने राजा का साथ न दिया। सेकंड है कि इस राज्य में सिंहासन प्राप्ति के लिए गृह युद्ध चलते थे, यानी कि आपस में ही राष्ट्र में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, सिंहासन प्राप्त करने के लिए आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, और इससे राज्य की शक्ति नष्ट हो गई थी। कृष्णदेव राय के पश्चात राज्य के सभी जो शासक थे वो निर्बल थे और इन शासकों का बहमनी राज्य के साथ युद्ध करने पड़े थे, और इन युद्धों में विजयनगर राज्य की शक्ति समाप्त हो गई थी, बहुत अक्षति उनको पहुंची। और तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर का शासक मारा गया और इस लड़ाई के बिल्कुल बाद ही पूरी तरह से इसका पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृष्णदेव राय के देहांत के उपरांत विजयनगर के शाही शासक का पतन क्यों हुआ? यह है कि कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव आने लगा, गृह युद्ध होने लगे,
विद्रोही जो नायक थे और अमर नायक थे वो दोनों विद्रोही हो गए। 1542 तक जो केंद्र पर अरविंदु वंश का नियंत्रण वहां स्थापित हो गया और 17वीं शताब्दी के अंत तक इस वंश का नियंत्रण बना रहा जो अरविंदु वंश था। और इस काल में भी पहले की तरह विजयनगर के शासकों और दक्कन की सल्तनतों की सैनिक महत्वाकांक्षा के कारण समीकरण बदलते रहे। विजयनगर के विरुद्ध दक्कन की सल्तनतों के बीच मैत्रीता स्थापित हो गई और 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तागड़ी, जिसे तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, उस युद्ध में उतरी और यहाँ से बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं से बुरी तरह हार, क्योंकि वो तो अकेली थी विजयनगर की सेना जो थी और वो तीन मिले हुए थे, बीजापुर की भी, अहमदनगर की भी और गोलकुंडा की भी, इसलिए विजयनगर की जो सेना थी वो हार गई और केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अरविंदु राजवंश ने पेनुकोंडा से तथा बाद में चंद्रगिरी तिरुपति के जो समीप है उस पर शासन किया। सो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट कर लिए। मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिए, आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।